गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 पार्ट। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था बैटरी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। आगे कंटिन्यू करते हैं इसके पावर एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, पावर और एनर्जी कितना कंज्यूम होता है एक सर्किट में, उसके ऊपर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि अपने घरों में जो करंट आता है वो एक्चुअल में एसी होता है, ठीक है। और जो हम बैटरी से करंट निकालते हैं, जितने भी अभी तक हमने जो करंट के बारे में पढ़ा, वो हमने एक बैटरी लगाया था जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल था, वो डीसी था, ठीक है। जिसे डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो अपने घरों में आता है, ठीक है। तो पहले जानेंगे एसी और डीसी क्या है। ऑलरेडी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं ईएमआई चैप्टर पे एसी के बारे में डिटेल में। अल्टरनेटिंग करंट अलग सा पूरा चैप्टर है, ईएमआई के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम ओनली डीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट करंट के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ पे जो कुछ भी मैं एसी के ऊपर पढ़ाऊंगा बहुत ही नॉर्मल आइडिया दूंगा, जिससे कि अभी के जो पावर एंड एनर्जी का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। आगे एसी में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करें वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले के तरीके से समझा दूंगा, कुछ प्रेडिक्शन लेना होगा, ठीक है। आगे जब एसी पढ़ेंगे ईएमआई चैप्टर पे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझेगा कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ से जो पढ़ेंगे उसमें आपके न्यूमेरिकल जो इस लेवल के आने वाले हैं, जो डीसी करंट के ऊपर पावर और एनर्जी का प्रॉब्लम होगा, वो सभी प्रॉब्लम आपका इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते, जैसे कि मान लो डीसी क्या होता है आपका, डायरेक्ट करंट। डीसी हो गया डायरेक्ट करंट, ठीक है। और एसी क्या होगा, दर इज द अल्टरनेटिंग करंट। एसी हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस क्या है तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता। जैसे कि मान लो आपको इस तरीके के डायग्राम दिए हुए हैं एसी और डीसी के, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कौन सा एसी कौन सा डीसी है, ठीक है। ये मान लो वोल्टेज और टाइम ग्राफ है, ठीक है। इनको देखते हुए बताओ कि इनमें से चार में से कौन कौन से एसी हैं और कौन से डीसी हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया आपका एक नंबर, मान लो ये दो नंबर, ये तीन नंबर और ये चार नंबर। तो ये एसी है पहला वाला, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये एसी है, ये डीसी है, ठीक है। अगेन ये एसी है और ये डीसी है, ठीक है। तो कैसे एसी डीसी समझना है, तो यहाँ पे देखोगे एसी केस में देखो कि करंट जो है वो दोनों साइकिल पे फ्लो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव हाफ, ऊपर वाला आप क्या लेते हो, वाई एक्सिस पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो नीचे वाला। तो ये दोनों पे फ्लो कर रहा है, यानी कि वाई पे भी फ्लो कर रहा है और कहाँ पे, वाई पॉजिटिव पे भी फ्लो कर रहा है एंड वाई नेगेटिव पे भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एसी जो होता है वो अपना करंट का डायरेक्शन चेंज करता है, उसके लिए कोई फिक्स्ड पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं है। वही पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ी देर के बाद नेगेटिव बनता है, अगेन वही नेगेटिव टर्मिनल थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव बनता है। तो ये एसी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये कंटिन्यू अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन लिख दो, चेंज इट्स डायरेक्शन। बट इसका कैसा है, कांस्टेंट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। इसलिए हम जब भी लिखते हैं, जैसे कि अपने जितने भी अभी करंट में पढ़े, आपने देखा होगा हर जगह पे हमने इस तरीके से बैटरी बनाया था डीसी का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। जबकि हम एसी के लिए जब बनाते हैं डायग्राम, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। इसका कोई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू कुछ टाइम इंटरवल पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी इसी तरह से कंटिन्यू चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अपने घरों में जो आता है करंट, देखो ये जनरली अपने को हम लिख लेते हैं, इसका ई लिखते हैं
और ये जनरली लिखा जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये एसी का कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है, जो आगे हम चैप्टर ईएमआई पे पढ़ने वाले हैं। ईएमआई पे ऑलरेडी एक अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ई नॉट साइन ओमेगा टी आता है, करंट कैसे जनरेट किया जाता है, और ये कांस्टेंट नहीं रहता और इसके जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होते हैं। इसके मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहते और इसके डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंज होते हैं। बट हम जनरली वो एसी करंट का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एवरेज लेके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे एसी को भी कांस्टेंट कर देंगे, वो कैसे करेंगे बताऊंगा। बट इतना जान के रखो कि इसके टाइम वेरिंग है, तो टाइम के साथ इसका वोल्टेज या तो करंट चेंज होते रहता है और इसके करंट के डायरेक्शन भी कंटिन्यू इसके चेंज होते हैं, कुछ टाइम इंटरवल में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने घरों में जो करंट आता है, ठीक है। घरों में जो करंट आता है वहाँ पे आपको मिलता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो आपको ये चीज़ पता होगा घरों में करंट कितना आता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये सब एसी के ही है, ठीक है। तो घरों में एसी करंट आता है, ठीक है। तो घरों में एसी करंट आता है और ये कितने का है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। तो आप फ्रीक्वेंसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में, P1 में आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये होता है एक कंप्लीट साइकिल, ये होता है आपका कंप्लीट साइकिल, और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। यानी कि इतने के लिए जितना वेव को टाइम लगता है, इतने को ये कंप्लीट साइकिल के लिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। या तो कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कुलेट करो, ऐसे सर्कुलर मोशन पे घुमाओ, एक जगह यहाँ से स्टार्ट हुआ अगेन इस जगह पे पहुँचने के लिए जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यानी कि समझेंगे, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और वेव पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल। मान लो एक फैन घूम रहा है, तो उसको एक बार घूमने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी को उसका टाइम पीरियड कहेंगे। बट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दैट इज द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो समझेंगे, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। बट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में जितनी बार वो रिवॉल्व करेगा, जितनी बार घूमेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितनी बार घूमता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। टाइम पीरियड है, एक बार घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक इसको 1 सेकेंड लगा, यानी कि ये कितना कंप्लीट साइकिल किया, एक यहाँ से, फिर 2, ठीक है, और एक बना देता इधर, मान लो यहाँ तक ये 3, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक 1 सेकेंड है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 2 ये 3, यानी कि 3 कंप्लीट साइकिल करता है, कहाँ तक, यहाँ तक। 1 सेकेंड में कितनी बार घुमा, 1 2 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3। बात समझ में आया, 3 हर्ट्ज, हर्ट्ज उसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, समझ में आ रहा है। तो अपने घरों में जो करंट आता है वो कितने हर्ट्ज का आता है, 50 हर्ट्ज। यानी कि एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट होते होंगे, 50। बात समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता हूँ, 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे देख सकते हो ये टाइम है, ये वोल्टेज है, और इसी वोल्टेज से आपको करंट मिलेगा। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये सब क्या है, ये सब 0 है, यानी कि इस पॉइंट पे करंट क्या हो जाता है आपका, 0। 50 बार मतलब एक बार में कितनी बार 0 आ रहा है, 2 बार। फिर एक बार में कितनी बार 0 आ रहा है, 2 बार। फिर एक बार में कितनी बार 0 आ रहा है, एक साइकिल में 2 2 बार 0 आ रहा है। यानी कि 50 साइकिल
बात समझ में आ रहा है? 50 साइकिल में करंट कितनी बार जीरो होगा? 100 टाइम्स। कितनी बार? 100 टाइम्स। यानी कि 100 टाइम्स करंट अगर जीरो होता है तो 100 टाइम्स आपका बल्ब ऑन होगा, 100 टाइम्स आपका बल्ब ऑफ होगा, क्योंकि ऑफ होने के बाद फिर से ऑन हो रहा है, फिर से ऑन हो रहा है कि नहीं? ये करंट जीरो, फिर करंट मिल रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर करंट मिल रहा है, जीरो हो रहा है, फिर करंट मिल रहा है। तो 100 टाइम्स ऑन होगा एंड 100 टाइम्स ऑफ होगा। तो आपके घरों में जो बल्ब लगा हुआ है वो 100 टाइम्स ऑन हो रहा है, 100 टाइम्स ऑफ हो रहा है। ठीक है? समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसका टाइम जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है वो बहुत ही कम है। यानी मान लो 1 सेकंड में बहुत, कितना, बहुत ही ज़्यादा बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है, 100 टाइम्स। सोचो 1 सेकंड में 100 टाइम्स ऑन हो रहा है, 100 टाइम्स ऑफ हो रहा है। तो इतने स्पीड से वो फ्लक्चुएट होके हो रहा है 100 टाइम्स, अपने को वो समझ में नहीं आता, बट होता है कितने टाइम्स? 100 टाइम्स ऑन होता है, 100 टाइम्स ऑफ होता है। ठीक है? घरों में जो बल्ब लगे रहते हैं एसी के, तो उसमें 100 टाइम्स ऑन होता है, 100 टाइम्स ऑफ होता है, याद रखेंगे। ठीक है? ये था अपने इंडिया का। अगर यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में जो वोल्टेज दिया जाता है वो होता है 110 वोल्ट का, और उसका कहीं पे 60 हर्ट्ज होता है, कहीं पे 100। जनरली हम बाहर के कंट्री पे कितने हर्ट्ज का होता है? 60 हर्ट्ज का। और वहाँ पे वोल्टेज कितना होता है? 110 वोल्ट। ठीक है? अपने यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है किसी घरों में जो आता है वोल्टेज, वो कितने का है? 220 वोल्ट का। जबकि यूएसए में वो कितना है? 110 का। इसलिए जनरली जब आप यूएसए से कुछ मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके आए, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, जब आप इंडिया में चलाओगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ वहाँ का जो मोबाइल वगैरह बना हुआ है वो कितने इनपुट से? 110 से, जबकि यहाँ पे अपने को इनपुट कितना देना पड़ता है? 220। इसलिए आजकल ग्लोबल के लिए क्या करते हैं वो लोग, बिजनेस के लिए वो ऐसे चार्जर बनाते हैं, मोबाइल चार्जर, जो कि 110 से लेके 220 वोल्ट तक काम करे। देखना जब यूएसए से कोई सामान लेके आ रहे हो आजकल, पहले ज़माने में ये होता था कि 110 का मान लो है यूएसए पे, तो यहाँ पे लाओगे तो यहाँ के मान लो यहाँ पे चार्ज करना हो तो आपको अलग सा एडाप्टर यूज करना पड़ता था। ठीक है? पर आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि वहाँ पे इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप कहीं पे भी जाओ पूरी दुनिया में तो आप वो चार्जर यूज कर सकते हो, और उनका वेरिएशन रख देते हैं। जैसे कि मान लो अभी के ज़माने में अगर वहाँ से लेके आए तो कोई मोबाइल या तो लैपटॉप, तो वो 110 से लेके 220 वोल्ट तक का उसका इनपुट रहता है, यानी कि वहाँ पे भी चलेगा और इंडिया पे भी वो चलता है। ठीक है? तो ये कुछ जनरल आइडिया थे आपको एसी और डीसी के बारे में। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है? तो यहाँ पे देखें, पेपर चेंज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जब हम एसी के बारे में पढ़ रहे थे, जनरली एसी का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है देखेंगे। एसी का इक्वेशन लिखा जाता है जैसे ई, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है? ये होता है आपका एसी का सिंबल, और इस तरीके से साइन लिखा जाता है, जहाँ पे आपको टाइम वेरिंग वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा। टाइम के साथ वोल्टेज भी बढ़ते जाता है और चेंज होता है उसका डायरेक्शन भी। ठीक है? तो नेक्स्ट देखो, जैसे कि हम इसी केस में एनर्जी एंड पावर कैलकुलेट करने वाले हैं। एनर्जी एंड पावर। ठीक है? तो ये एनर्जी एंड पावर कैलकुलेट करेंगे किसी भी सर्किट में। तो एनर्जी और पावर कैलकुलेट करने के लिए एसी को कितना, मान लो 220 वोल्ट आपको एसी दिया जाता है। कितना एसी दिया गया है आपको? 220 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज मान लो दिया गया है। तो जब आप एनर्जी और पावर कैलकुलेट करते हो, उसी 220 वोल्ट एसी को हम क्या मान लेंगे? डीसी में 220 वोल्ट मान लेंगे। ठीक है? तो एसी में जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज था पूरा, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को हम डीसी में क्या मान लेंगे? 220 वोल्ट। इससे कुछ एनर्जी और पावर के कैलकुलेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? इसी को कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट डीसी में मान लो किसको? एसी को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज में। आगे जाके आपको समझाऊंगा जब आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा कि हमने ऐसा क्यों माना, और इस मानने के वजह से मान लो 220 वोल्ट जो डीसी माना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एनर्जी और पावर कैलकुलेशन में। ठीक है? तो हमने ये मान लिया अभी तक पूरे कैलकुलेशन में, डीसी में जितना कैलकुलेट करेंगे हम करंट में, पावर और एनर्जी, तो हर जगह पे हमें ये मान के चलना है कि 220 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज एसी को हमने कांस्टेंट वोल्टेज डीसी मान लिया। कितने का? 220 वोल्ट डीसी का। ठीक है? तो ऐसे ही मान के चलो, एनर्जी और पावर कैलकुलेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी रिप्लेस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी
220 volt DC for power and energy calculation. ओनली पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हमने जो AC करंट था 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, उसको क्या मान लिया 220 वोल्ट DC, तो कांस्टेंट करंट मान लो, ठीक है। तो घरों में जो भी कनेक्शन आता है वो कैसा रहता है, पैरेलल आता है। हम लोग जो घरों में कनेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, पैरेलल। अगर आप सीरीज में करते हो, मान लो ऐसे बल्ब लगा दिए सीरीज में, बल्ब लगा दिए, फैन लगा दिए, ये मान लो फैन लगा दिए और कुछ कोई भी कंपोनेंट लगा दो सीरीज में, अगर घर में लगाते हो तो उससे क्या होने वाला, एक अगर बल्ब खराब होता है तो पूरे के पूरे बाकी के डिवाइसेस बंद रहेंगे, बाकी के जो फ्रिज वगैरह हो गया, टीवी वगैरह हो गया, सब के सब क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। इसलिए जनरली घरों में एक खराब होता है तो बाकी सब चलते रहते हैं। तो समझना घरों में जितने भी होम एप्लियंस यूज होते हैं, ठीक है, सबके सब कैसे चलते हैं, तो घरों में जितने भी सब कुछ यूज होते हैं जैसे कि होम एप्लियंस सब सबके सब कैसे यूज होते हैं, पैरेलल में जोड़ा जाता है। सबको कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में, ताकि एक खराब हो तो दूसरा चलते रहे, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो आराम से। तो इतना याद रखेंगे, घरों में जितने भी होम एप्लियंस यूज होते हैं सब कैसे अरेंजमेंट में रहते हैं, कैसे, पैरेलल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और चीज़ें बताता, इसको छोड़ो, यहाँ पे हो गया आपका जनरल आइडिया। आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लो आपको बैटरी के बारे में बताता, बैटरी क्या है, देखो जैसे कि मान लो ये आपका DC बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से पावर और एनर्जी कैलकुलेट होता है वो बताऊंगा, फिर आगे जाके हम पूरे सर्किट में देखेंगे, ठीक है। तो ये बैटरी का मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बैटरी का वोल्टेज भी है, तो ये मैंने जैसे आपको पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस, याद है। तो पूरे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो पॉइंट के बीच, दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, V। और EMF आपको पता है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो किस तरीके से V निकालना है, या तो डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज मतलब ये मान के चलना है कि वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लो इस तरीके से आपका बैटरी है, बैटरी में करंट इस डायरेक्शन पे फ्लो करता है, जैसे कि ये बैटरी में कुछ आपने बल्ब लगा दिया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, करंट, और जिस डायरेक्शन में करंट निकलता है उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज भी रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप उसको क्या मान के चलो, पॉजिटिव चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में आपका करंट, ठीक है, पढ़े होंगे ये सब। तो जीरो और ये V वोल्टेज, दोनों टर्मिनल हमने कितना मान लिया, 0 एंड V वोल्टेज। तो मैं अगर देखूं इस 0 पॉइंट पे एनर्जी भी कितना रहेगा, 0, तो एनर्जी, और इस जगह पे एनर्जी कितना रहेगा, एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, एनर्जी दैट इज चार्ज इनटू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस जगह पे अगर वोल्टेज देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, तो ये कितना है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उतना ही एनर्जी किसके थ्रू से पास कर रहा है, बैटरी। तो ये वाला जो एनर्जी है ये बैटरी ले रहा है कि दे रहा है, इतना एनर्जी, इतना याद रखो, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी के पास क्या है, एनर्जी, और उसी एनर्जी से क्या करता है, ये चार्ज को फ्लो कराता है। तो ये जो एनर्जी दौड़ रहा है, या तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी मिला वो किसका एनर्जी है, वो है आपका बैटरी का, ठीक है। तो इतना बैटरी एनर्जी, इतना एनर्जी बैटरी दे रहा है, ठीक है, वो कितना है, Q इंटू बी। तो बैटरी का पावर कितना होगा, पावर इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा वर्क डन, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और ये लिख सकता हूँ क्यू भी डिवाइडेड बाय टी। और आपको पता है क्यू बाय टी क्या होता है, इसमें अगर आप करंट निकालना चाहो तो आई इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू बाय टी, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ गया आपका भी। तो क्यू बाय टी क्या होगा, दैट इज आई इंटू वी, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू वी। तो बैटरी के पास पावर कितना है अभी, पावर ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी के पास पावर कितना है, करंट इनटू वोल्टेज। कहीं पे आपको इस तरीके से सवाल मिले, जैसे कि मान लो आपको बोला गया 10 वोल्ट का बैटरी है, और बैटरी हैविंग 10 वोल्ट एंड सप्लाई अ करंट ऑफ
करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। एक बैटरी है 10 वोल्ट का जो सप्लाई कर रहा है कितना, 5 एम्पियर, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, पावर ऑफ ए बैटरी करंट इनटू वोल्टेज, जैसे करंट इनटू वोल्टेज, तो 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 50 जूल, ठीक है। तो पावर कितना आ जाएगा आपका 50 जूल, ठीक है। नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको और एक एग्जांपल देता, देखो यहाँ पे ये एक बैटरी है, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, एक रेजिस्टर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बैटरी मान लो चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी कितना आएगा, क्यू इंटू वी। उसी तरीके से यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे वी मान लो, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, वी। ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से आता है। और यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, जीरो, और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, वी। क्योंकि बोल सकते हो, देखो यहाँ पे ये एक ही पॉइंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो यह है। अब पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर पूछा गया, मान लो इन रेजिस्टर मान लो पूछा गया, तो कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। तो इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना था, वी था, और बोल सकते हो ये पावर कंज्यूम कितना हुआ है, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला, चलो मान लो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बैटरी ने कितना दिया, क्यू वी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना था, जीरो। ये बैटरी ने इस जगह पे एनर्जी कितना है देख लो, दैट इज क्यू इंटू वी, और ई भी लिख सकते हो। इस जगह पे एनर्जी कितना है, क्यू इंटू वी। इस जगह पे एनर्जी कितना है, जीरो। तो ये एनर्जी जो था क्यू बी, जो इस तरीके से एनर्जी फ्लो कर रहा था, इस पॉइंट पे अगर एनर्जी जीरो हो गया तो सारा का सारा एनर्जी किसने कंज्यूम कर लिया, रेजिस्टर ने, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो एनर्जी भेजा था, यहाँ पे जीरो था, बैटरी ने जो एनर्जी दिया चार्ज को, कितना एनर्जी, क्यू भी एनर्जी दिया, क्यू भी एनर्जी से चार्ज को फ्लो करा रहा है, और उतना एनर्जी इस पॉइंट पे है। जब ये चार्ज इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है रेजिस्टर को क्रॉस करके, तो इस वाले पॉइंट पे उस चार्ज का एनर्जी कितना हो जाता है, जीरो। यानी कि चार्ज को कितना एनर्जी मिला था यहाँ पे, क्यू भी, और उसी चार्ज का यहाँ पे अगर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जीरो, तो पूरा का पूरा एनर्जी किसने खा गया, रेजिस्टर ने। यानी कि जितना एनर्जी से बैटरी उस चार्ज को दौड़ा रहा था, पूरा एनर्जी किस कौन खा गया है, रजिस्टर। तो रजिस्टर के पास अभी कितना एनर्जी आ गया है, क्यू इंटू वी। तो ये है पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर, कितना है, क्यू इंटू, सॉरी, एनर्जी कंज्यूम बाय द रजिस्टर, क्यू इंटू वी। और पावर का फॉर्मूला अगेन जैसे कैलकुलेट करते हैं, ई बाय एनर्जी बाय टाइम, दैट इज क्यू वी बाय टाइम, तो ये आ गया आई इंटू वी, ठीक है। तो किसी भी सर्किट पे पावर क्या होता है, रजिस्टर पे पावर क्या लिख सकते हो, आई इंटू वी। आई होता है दैट इज द करंट, एंड वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो यहाँ पे भी अगर वी है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पे, वही वोल्टेज कहाँ पे, यहाँ पे रजिस्टर पे, जो मैंने आपको बैटरी के पढ़ाते टाइम आपको बताया था किस तरीके से रजिस्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है बैटरी के बराबर, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू कितना आ गया, आई बी, और इसको और भी लिख सकते हैं, वी। वोल्टेज यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहें, जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट आई इंटू रेजिस्टेंस आर। तो आई वी का वैल्यू कितना आ गया, आई इंटू, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना लिख सकते हैं, आई इंटू आर, क्योंकि करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज था यहाँ पे वही वोल्टेज है, और उसी वोल्टेज का वैल्यू कितना है, आई इंटू आर, ठीक है। तो इस वी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, और इसका वैल्यू हो जाता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे P इक्वल्स टू आई, वी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सॉरी आई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, वी इक्वल्स टू आई आर, और आई इक्वल्स टू वी बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर इंटू आर, दैट इज ऑल्सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो आपको फॉर्मूला क्या क्या मिले देख लो पावर का, अक्रॉस द रजिस्टर दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, दैट इज आई भी था, ठीक है, आई इंटू वी, और क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये है फॉर्मूला पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना चाहेंगे, देखो
ठीक है, जैसे ही आपको दिया गया है इस तरीके से आपको देता है, मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। करंट कितना है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, देखो पावर इक्वल्स टू एनर्जी कैलकुलेट करो, पूछा गया फॉर टाइम मान लो 2 सेकेंड। ठीक है, मान लो करंट एक रजिस्टर पे फ्लो कर रहा है जिस रजिस्टर का वैल्यू कितना है 2 ओम और करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर कितना है 3 एम्पियर फॉर द टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है। तो कैलकुलेट द एनर्जी। तो यहाँ पे अगर पावर का फॉर्मूला लगेंगे, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज आई इंटू वी। ठीक है, या तो लगा सकते हो आई स्क्वायर इंटू आर, या तो लगा सकते हो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो करंट वाला फॉर्मूला दिया है करंट एंड रजिस्टर का, तो ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं। और एनर्जी इक्वल्स टू क्या कितना होता है, एनर्जी इक्वल्स टू दैट इज पावर डिवाइडेड बाय पावर इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ गया, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई कितना आ गया, आई हो गया 3 इंटू 3 9, आर हो गया 2 इंटू टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, ये कितना आया 36 जूल। ठीक है, तो एनर्जी कितना आ गया 36 जूल। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बल्ब वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन बल्ब। ठीक है, बल्ब के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, जैसे आपको कई बार पूछा जाता है, या तो आप मार्केट में खरीदने जाते हो, याद है आपको, इस तरीके से बल्ब खरीदते हो तो वो पूछता है कितने वोल्टेज का कितने पावर का। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें फिक्स्ड रहती है एक बल्ब की। जनरली वोल्टेज तो वही 220 वोल्ट रहता है, वो एसी है, तो अपने घरों में अगर 220 वोल्ट आता है तो बल्ब भी कितने का मिलेगा 220। तो जनरली जो इनपुट होता है किसी भी बल्ब को तो वो कितने का रहता है 220, जो अपना एसी करंट चलता है इंडिया में। पर पावर के हिसाब से देखें तो वोल्टेज तो 220 हो गया, पावर देखेंगे बल्ब का तो वो अलग अलग रहता है। आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए उसी के हिसाब से उस बल्ब का पावर होता है। आप कई बार जाते हो 5 वाट का बोलते हो, 100 वाट का, 200 वाट का, तो आपको पावर अलग अलग मिलेंगे, पर वोल्टेज जो इनपुट रहता है उस बल्ब के ऊपर एसी बल्ब का वो फिक्स रहता है 220 का। पर आपको सवाल अलग, अगर अलग वोल्टेज का दे इनपुट वोल्टेज बल्ब का, तो आपको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि अपने इंडिया में तो इतने का ही चलता है, वैसे नहीं करना है। आपको अगर प्रॉब्लम देता है कि इतने का बल्ब है इनपुट वोल्टेज, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। पर जनरली याद रखेंगे अपने इंडिया में इनपुट वोल्टेज किसी भी बल्ब का कितना रहता है, एसी बल्ब का 220 वोल्ट। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, यानी कि बल्ब का पावर कितना है 100 वाट का है और इनपुट वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। तो वहाँ पे वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 220 वोल्ट सप्लाई दो तो वो बल्ब 100 वाट का पावर देगा। ठीक है, ये रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज का मतलब होता है अगर आप उसको जो रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट उतना अगर दोगे वोल्टेज इनपुट, तो वो पावर भी कितना देगा 100 वाट का। तो आपने घरों में देखा होगा कई बार बल्ब धीमा जलता रहता, मतलब मान लो ब्राइटनेस उसका कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब उसको जो इनपुट मिलना था उतना मिला नहीं, जिस वजह से इसका जो आउटपुट पावर है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये 100 वाट का जो बल्ब है ये 100 वाट तभी देगा जब उसको वोल्टेज कितना मिलेगा 220 वोल्ट का इनपुट। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, अगर ये ब्राइटनेस बढ़ जाता है, वाट बढ़ जाता है, तो ये फूटने का चांस रहता है। ठीक है, तो इसके पावर मैक्सिमम कितना तक हो सकता है 100 वाट और इनपुट वोल्टेज कितने में 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो इस पर
अगर हम कैलकुलेट करना चाहें और क्या क्या कैलकुलेट करना है देखो, तो इसमें जनरली रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लो इसने पावर दिया है V² डिवाइडेड बाय आर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो इसका पावर कितना है, 100 वाट का है। ठीक है, इसको वोल्टेज कितना दिया गया है, 220। तो V² डिवाइडेड बाय आर, तो ये जो आर है ये 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ये आर जो है ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। आप तो बार बार बदल नहीं सकते जाके अंदर बल्ब के अंदर, तो ये रेजिस्टेंस हमेशा इस बल्ब का कांस्टेंट रहेगा। कुछ भी आप इनपुट वोल्टेज चेंज कर दो, उसके हिसाब से आपका वाट पावर भी चेंज हो जाएगा। वोल्टेज चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, पावर। पर ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस वैल्यू बल्ब का कांस्टेंट रहेगा। तो ये है रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर, और ये है आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस। इतनी चीज़ें, तीन चीज़ें आपके बल्ब में रहती है, और इस तरीके को, इन तीन चीज़ों को लेके आपके ऊपर सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये इनपुट वोल्टेज जो है बल्ब का लिखा हुआ ये रेटेड वोल्टेज, और जो पावर लिखा है 100 वाट ये है रेटेड पावर, और ये आर जो हमने अभी निकाला दैट इज़ अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। आप वोल्टेज कम दोगे पावर कम मिलेगा, वोल्टेज ज़्यादा दोगे उससे और वोल्ट पावर नहीं बढ़ने वाला, फूट जाएगा। ठीक है, तो आप अगर वोल्टेज में वेरिएशन करोगे तो पावर में वेरिएशन होगा, पर रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो आप एक बल्ब यूएसए से लेके आए, और यूएसए में इसका वैल्यू कितना था वोल्टेज और पावर का, अभी हमने पढ़ा कि आप एक बल्ब यूएसए से लेके आए, और अगर इस बल्ब का देखेंगे यूएसए में रेटेड वोल्टेज कितना रहता है, रेटेड पावर 100 वाट का है, और इसका वोल्टेज मान लो 110। वहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना रहता है बल्ब का, 110 का। इसको आप ट्रांसपोर्ट करें कहाँ पे, इंडिया पे लेके आए, इंडिया पे लेके आए, और इसी बल्ब को आपको यहाँ पे कितना देना है, यहाँ पे तो इनपुट वोल्टेज कितने का है, 220 वोल्ट का। ठीक है, उसी बल्ब को आपने इंडिया पे, यूएसए का बल्ब है, और उसी बल्ब को आपने इंडिया में लेके आने के बाद उसको इनपुट कितना दिया, 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपके ऊपर सवाल ये है, क्या ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर चलता है तो कितना पावर देगा। ठीक है, तो आपको देखना है ये 100 वाट का, जो 110 वोल्ट का रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर का बल्ब यूएसए का जो आप इंडिया लेके आए, जहाँ पे इनपुट कितना देना है, 220 वोल्ट, क्या ये ग्लो करेगा। ठीक है, और अगर अगर ग्लो करता है, अगर चलता है ये बल्ब इंडिया में, तो ये कितना पावर देगा, ये सवाल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ टाइम रोको, वीडियो को रोको, फिर आप देखो कैलकुलेट करके, अगर आता है तो ठीक, मेरे साथ मैच करो। ठीक है, मैं अभी आपको सॉल्यूशन देता हूँ। तो यूएसए में 110 वाट था, इनपुट था 110 वोल्ट, 100 वाट था 110 वोल्ट, और उसको हम इंडिया में लेके आए 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो वो क्या होता है देखो, अगर हम देखेंगे इसका पावर, फॉर्मूला लगाओ, V² डिवाइडेड बाय आर, पावर कितना है 100। ठीक है, पावर कितना है 100, दैट इज इक्वल्स टू 110 का वोल्टेज था V² बाय आर। तो वहाँ पे जो ये बल्ब बनाया गया था उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो ये है उसका रेजिस्टेंस का वोल्ट, रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस है इतना, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। और वही बल्ब अगर यहाँ पे जलाते, यहाँ पे फॉर्मूला लगा अगेन V² डिवाइडेड बाय आर, तो पावर कितना देगा, पावर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने उसी बल्ब को वोल्टेज कितना दिया 220, और उसी बल्ब का रेजिस्टेंस कितना, यही बल्ब लेके आए थे, इसी बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज हमने चेंज करा, रेजिस्टेंस कितना है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाता है आपका 110 का 2, और 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये ऊपर चला गया 100, तो ये कितना आया, दैट इज 400 वाट। वैल्यू कितना हो जाता है आपका 400 वाट। ठीक है, यानी कि आपने जो बल्ब यूएसए से लेके आए उसमें आपने कितना दिया 220 वोल्ट इनपुट, तो कितने वाट का जल रहा है 400 वाट का।
पर उस बल्ब का कैपेसिटी कितना है 100 वाट। आपने दिया कितना 220 वोल्ट दिया, तो उसमें पावर कितना आ जाएगा 400 वाट का बल्ब। पर उसी बल्ब का रेटिंग वाट मतलब रेटिंग पावर कितना 100 वाट, तो ये बल्ब फूट जाएगा, फूटेगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा फूट जाएगा। क्या बातें सबको समझ में आई? हमने पहले से बता रहा हूँ, वहाँ पे जो बल्ब लिया था 100 वाट 110 का, तो वहाँ पे हमने निकाला उसका पावर का फॉर्मूला V²/R। तो पावर 100 है और वोल्टेज हमने 110 दिया डिवाइडेड बाय R, तो रेजिस्टेंस कितना आया इतना, ठीक है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो वही बल्ब लेके आए, उस रेजिस्टेंस वाला बल्ब वही बल्ब है, बस हमने वोल्टेज चेंज करा। वोल्टेज कितने का है 220 वोल्ट का, तो वोल्टेज चेंज करने के बाद हमें कितना पावर मिला 400 वाट। तो इंडिया में वही बल्ब कितना देगा 400 वाट का पावर, बट एक्चुअल में बल्ब कितने का है 100 वाट उसका कैपेसिटी है, ठीक है। और उसमें कितना पावर निकल रहा है इंडिया में, जब 220 वोल्ट लगाए तो 400 वाट, तो इसका कैपेसिटी 100 वाट से बहुत 100 वाट से जो पावर अभी इंडिया में आया 100 वाट से बहुत ज़्यादा है, 400 वाट है, तो ये बल्ब फूट जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, अब उल्टा काम करते हैं। मान लो इंडिया से बल्ब लेके गए यूएस में, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, इंडिया का बल्ब लेते हैं। ये मान लो इंडिया का बल्ब है, ठीक है, कितने का ये देता है आपको 100 वाट देता है, पर इसके लिए हमको वोल्टेज कितना देना पड़ता 220 वोल्ट, ठीक है। अगेन आप यूएसए में लेके गए, बल्ब इंडिया का है, लेके गए आप यूएसए, ठीक है, जहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट, ठीक है। सवाल वही है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा, चलेगा क्या? अगर चलता है तो इसको कितना पावर देगा, ये बल्ब कितना पावर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से निकालते हैं, इसने पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला V²/R लगाओ, ठीक है। पावर कितना है 100 वाट, दैट इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ जाता है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। वही बल्ब यहाँ पे जला रहे हैं, तो यहाँ पे पावर कितना देगा V² डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज कितना दिया 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 110 का स्क्वायर वोल्टेज इनपुट, तो रेजिस्टेंस कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें 100 मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2, 2 का 4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 25 वाट। अब बताओ क्या ये बल्ब जलेगा, चलेगा कि नहीं? अपने जो बल्ब लेके आए थे वो कितने पे चलता है 100 वाट पावर आउटपुट दे सकता है, हमने वोल्टेज कम कर दिया तो उसने पावर कितना दिया 225 वाट, तो 100 वाट उसका लास्ट में मैक्सिमम लिमिट है ना, तो उससे कम है, तो ये बल्ब चलेगा, ठीक है। अगर चलेगा तो कितना पावर देगा, कितना पावर देगा 25 वाट का पावर देगा। बातें सबको समझ में आ रही है? इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज के लिए इतना बस।